हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपना सभी लोग ख्याल भी रख रहे होंगे। अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। उनको कहिएगा कि वो बाहर कम जाए, जितना पॉसिबल हो अपने घर पे ही रहिएगा। क्योंकि मई में भी अब पूरे यूपी में लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि यूपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ तो ज़िले ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है, ना हॉस्पिटल की ना ही किसी और चीज़ की। तो इस जितना पॉसिबल हो सके अपने घर पे रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिन लोगों का एग्ज़ाम है, अभी तक तो कोई मई जून में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने की कोई भी संभावना नहीं है कि होगा। और आप लोगों की मई के बाद, जून के बाद ही आप लोगों की कोई एग्ज़ाम की डेट आएगी और उसके बाद तब तक तो आप लोगों के पास 2 मंथ है। तब तक आप लोग अपनी आराम से तैयारी कीजिएगा। जितने भी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम यहाँ पे आप लोगों के हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी, आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर, इस तरीके से जो भी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ से करा देंगे। और साथ में आपका हिंदी और ग्रामर ये दोनों भी स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी भी। लेकिन पहले आपको एक एक सब्जेक्ट ही कराया जाएगा। उसको पढ़िएगा आराम से और कंप्लीट वीडियो देखा करिए। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और जिन लोगों का यूपी टेट सी टेट देने वाले हैं नेक्स्ट, उन लोगों के लिए अलग से यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स भी कराया जाएगा। जो लोग को करना है वो लोग हमें यहाँ पे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी कोई भी ये कोई वो नहीं है कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे भी होगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को दे दिया जाएगा। जिन लोगों को भी सी टेट यूपी टेट करना है उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। ठीक है। तो इसलिए अब आप पढ़िएगा। सबसे पहले कल आप लोगों को यहाँ पे कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, सुधार आंदोलन थे यहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई थी। राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, ये सारी बता दी गई थी। ज्योतिबा सत्यशोधक समाज थे। अब कुछ आप लोगों के पास मुस्लिम सुधार आंदोलन भी मिलेंगे। कुछ यहाँ पे मुस्लिम समाज के जो सुधार आंदोलन थे, अब वो भी आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि इनसे भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ था कि मुस्लिम समाज में क्या होता है कि जिस टाइम पे यहाँ पे मुगल साम्राज्य चल रहा था, उसके बाद ही इनका, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के सुधार में कोई भी नहीं था, ना ही कोई आंदोलन हुए इतने, और ना ही इनके सुधार पर किसी ने ध्यान दिया। मुगल साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ और ब्रिटिश का जैसे ही आगमन हुआ, उन लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के साथ साथ मुसलमान कहते हैं उनकी शैक्षिक यानी कि शिक्षा का स्तर और उनका सामाजिक रूप दोनों ही पिछड़ते चले गए। इससे पहले थोड़ा बहुत था लेकिन वो भी नहीं रहा, और जब ब्रिटिश साम्राज्य हुआ उसके बाद तो इनकी जो शासन थी यानी शिक्षा थी, इनका सामाजिक रूप था, इस तरीके से इनका शोषण होता चला गया, ये पिछड़ते चले गए। उसी के तहत यहाँ पे एक व्यक्ति थे, उसका नाम था सर सैयद अहमद खां। उसी टाइम पे यहाँ एक व्यक्ति आए थे, सर सैयद अहमद खां। इसने क्या किया था, इसी ने ही मुसलमानों की सामाजिक और धार्मिक सुधार को सुधार करने के लिए इसने प्रयास किया था। सबसे पहले अगर किसी की बात की जाती है तो सबसे पहले इसी ने ही मुसलमानों की शिक्षा में और उनके सामाजिक रूप से जो पिछड़ते जा रहे थे, उनका जो शोषण किया जा रहा था, उसको सुधार करने के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया था, अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले प्रयास सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है। क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे बहावी आंदोलन। उस क्योंकि यहाँ पे जब कोई चीज़ परिवर्तन करने के लिए की जाएगी, चाहे वो उनके इससे शिक्षा के लिए संबंधित हो या फिर स्त्रियों की स्थिति के लिए संबंधित हो या किसी और सामाजिक के लिए हो, कुरीतियाँ हो, परंपराएं हो, उनके प्रति जब भी हमें कोई परिवर्तन करना होता है तो वहाँ पे ऐसे कोई छोटे छोटे से आंदोलन जरूर होते हैं। कोई समूह में किया जाता है, कोई किसी तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मुसलमानों की जो शिक्षा थी और उनका जो सामाजिक स्तर था वो गिरता जा रहा था, और उसी के लिए यहाँ पे एक बहावी आंदोलन हुआ था। अब ये क्यों हुआ था,
ये हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो मुसलमान थे उनके अंदर कुरीतियाँ आ गई थी। कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसे ही कहा जाता है पुनर्जागरण आंदोलन। इसे आंदोलन को कहा गया था पुनर्जागरण आंदोलन। क्योंकि ये क्या था, क्योंकि मुसलमान का जो धर्म था इसमें कुछ ऐसी कुरीतियाँ विकसित हो रही थी, उनको दूर करने के लिए ही बहावी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब इसको शुरुआत करने का श्रेय भी तो किसी को व्यक्ति को जाएगा, इस व्यक्ति को जाता है वजी उल्लाह। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया और समाज में जो इनके साथ कुरीतियाँ फैल रही थी इस धर्म में, उन सबको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। अब इसके साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ के लिया, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाता है लेकिन आपको इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी सुननी चाहिए। जैसे इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम जो धर्म था, इस्लाम धर्म था, उनमें एक पवित्र ग्रंथ था, उसके लिए आपसी सामंजस्य होना चाहिए, मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, क्योंकि एक मुसलमान और दूसरे मुसलमान के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि यदि कुरान और हदीस की व्याख्या नेगेटिव हो तो व्यक्ति को अपने आंतरिक मन से निर्णय लेना चाहिए। इन्होंने कहा यदि आपको ऐसा लगता है कि कुरान में या फिर जो इनकी बुक होती होगी हदीस, उसमें अगर आपको कोई भी ऐसी व्याख्या लगती है कि गलत है या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण दे रही है, उस चीज़ को आपको अपने आंतरिक शक्ति के आधार पर उसमें परिवर्तन करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को ही अपना लेना चाहिए कि जो चीज़ आपकी कुरान में लिखी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बुक में नेगेटिव तरफ भी देती हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो इसीलिए कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि इस बुक में इस तरीके से कोई भी व्याख्या आपको नकारात्मक दृष्टिकोण दे रही है या आपको लग रहा है, तो आप उस चीज़ को ना मानते हुए आप अपनी आंतरिक शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आप उनसे निर्णय ले सकते हैं खुद। ना कि आपके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ के लिए कार्य करें जो चीज़ वहाँ लिख रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो शाह ये थे यहाँ पे वजी उल्लाह, इसका पूरा नाम था शाह शाह वजी उल्लाह। इसके बाद एक व्यक्ति हो आए थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था, अब्दुल अजीज। ये एक व्यक्ति थे और इनके साथ एक और व्यक्ति है, उसका नाम था जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, सैयद बरेलवी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन लोगों ने इस बहावी आंदोलन को फिर क्या किया, आगे बढ़ाया था। किस आंदोलन को, बहावी आंदोलन को। शाह वजी उल्लाह के बाद इन दोनों ने, अब्दुल अजीज ने और सैयद अहमद बरेलवी, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही बहावी आंदोलन को आगे बढ़ाया और जो इनके धार्मिकता के रूप में कट्टरता उत्पन्न हो रही थी उसको समाप्त करने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए इन लोगों ने इसमें कार्य किया था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये व्यक्ति थे, सर सैयद अहमद खां, जो आप लोग को सबसे पहले मिलेंगे, सर सैयद अहमद खां। जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे शिक्षा है वो पाश्चात्य ढंग से दी जानी चाहिए, किनको, मुसलमानों को। इन्होंने शिक्षा पर बल दिया, कौन सी, पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ बल दिया। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करनी चाहिए, उसमें अनेक भाषाओं का विकास भी होना चाहिए, उस माध्यम में उर्दू भी होनी चाहिए और अंग्रेज़ी भी होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी उर्दू भाषा है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए। ये कहा था आपका सर सैयद अहमद खान ने। अगर आपसे पूछ ली कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के लिए पाश्चात्य ढंग से शिक्षा देनी चाहिए उनको, और साथ में जो यहाँ पे उर्दू है, उर्दू में अंग्रेजी पुस्तकें भी अनुवाद करनी चाहिए, यानी कि जो आपकी उर्दू है, जिन्हें अंग्रेजी नहीं समझ आती है, जिन्हें समझ आती है अंग्रेजी, उनके लिए वो ठीक है। लेकिन उसके साथ इन्होंने उस चीज़ को भी बढ़ावा दिया। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के अंग्रेजी समझ नहीं आती है, उर्दू समझ आती है, जितनी भी अंग्रेजी की बुक हैं उनका अनुवाद ट्रांसलेट करके आपको उर्दू में देना चाहिए, ताकि वो चीज़ें जो वहाँ पे सिखाए जाते हैं वो सारी चीज़ें भी एक मुसलमान को सीखने को मिले।
ठीक है। अब उसके बाद ही सर सैयद अहमद खान ने एक कॉलेज की स्थापना की थी। उस कॉलेज का नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगर आपसे पूछे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने की थी, और उसी संस्था को फिर आगे चलकर किस रूप में बदल दिया गया, इस रूप में बदल दिया गया जो आज बहुत नाम है इस स्कूल का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका रूप चेंज कर दिया गया था यहाँ किसका, ये पहले क्या था, सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसको रूप चेंज कर दिया, यानी कि इसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रखा फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन्होंने इसमें नाम रखा था यहाँ पे। और बहुत सारी जो गतिविधियाँ थी, शिक्षा में सुधार किस तरीके से करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों में इसने बढ़ावा दिया इस चीज़ को। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा फिर आंदोलन कौन सा होता है, यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ था देवबंद शाखा। देवबंद शाखा क्या था, या देवबंद आंदोलन था, मूलतः क्या था, मुस्लिमों की जो शिक्षा थी, धार्मिक सिद्धांत थे, उनको बनाए रखने के लिए आंदोलन थे। इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की जो शिक्षा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। साथ में जो सिद्धांत थे उनके बनाए रखने में परिवर्तन था, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन ना हो, इस तरीके से भी लोगों ने कार्य किया था। और इन्होंने क्या किया था कि मुस्लिमों की जो कुरान और हदीस है उसमें जो भी इस्लामिक ग्रंथ है उनके अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने शिक्षा पर बल दिया, और वो भी किस पर, कुरान के अनुसार, कि जिस तरीके से उसमें शिक्षा दी जा रही है उसी के अनुरूप ही इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। और इन्होंने ही यहाँ पे देवबंद विश्वविद्यालय भी खोला था। और किसने खोला था, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति फिर आपको मिलेंगे। सबसे पहला था कासिम ननोतवी, दूसरे व्यक्ति का नाम था अहमद गंगोई। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ही, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर प्रदेश में ही देवबंद विद्यालय की स्थापना की थी। किन लोगों ने, कासिम ननोतवी और अहमद गंगोई, इन दोनों ने मिलकर ही इसकी स्थापना की थी। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जिस तरीके से कुरान में एजुकेशन के बारे में बताया गया, शिक्षा के बारे में बताया गया, उसी तरीके से इन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पे सिद्धांत बताए गए हैं उसी के अनुसार इन्हें भी शिक्षा, यानी कि सिद्धांतों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद आपको आंदोलन स्टार्ट होगा, अहमदिया आंदोलन। ठीक है। अब उसके बाद आपका कौन सा है, अहमदिया। ये आंदोलन ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को मिलेंगे कि पूछे भी जाते हैं, इनकी किसने स्थापना की थी, ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। और ये भी पूछ ले जाते हैं कि यहाँ पे देवबंद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इस तरीके से भी। अब आपसे पूछेगा कि जो अहमदिया आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में, और किसने की थी, अहमद कादियान ने। 1989 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना या शुरुआत की गई थी। किसने की थी, अहमद कादियान ने इसकी शुरुआत की थी। और मिर्ज़ा जो अहमद था यहाँ पे, इसका उद्देश्य ये था कि आर्य समाज जैसे आंदोलन से इस्लाम की रक्षा करना। जिस तरीके से आर्य समाजी थे उसी तरीके से, जैसे सारे समाजों ने आंदोलन स्टार्ट करे उसी के जैसा ही इस्लाम की रक्षा भी करने के लिए कुछ आंदोलन स्टार्ट करने चाहिए। यानी कि सबसे इसका इम्पोर्टेंट यही था, इस्लाम की रक्षा करना, इस्लाम की रक्षा करना। ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे उद्देश्य था, किसका, मिर्ज़ा अहमद कादियान का। इन्होंने कहा था कि इस्लाम की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने जैसे आर्य समाजी आंदोलन हुए उसी तरीके से। ठीक है। और जो आपके मिर्ज़ा अहमद कादियान थे, ये स्वयं को किस नाम से जानते थे, ये कहते थे कि भगवान कृष्ण और आपके ईसा मसीह का अवतार मानते थे। कौन, अहमद कादियान।
आपके जो अहमदिया आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1989 में हुआ था। किसने किया था? मिर्ज़ा अहमद कादियान ने किया था। क्यों किया था? इस्लाम की रक्षा के लिए। और ये खुद को कृष्ण का और ईसा मसीह का अवतार मानते थे। क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पीसीएस में आपको मिला होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो खुद को या स्वयं को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार मानता था। वो थे मिर्ज़ा अहमद कादियान। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके सामाजिक सुधार। अब ये सामाजिक सुधार कैसे कैसे हैं? सामाजिक सुधारों में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बात करेंगे सती प्रथा की। सती प्रथा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किसके काल में हुई थी, किसने शुरुआत की थी, कौन सा एक्ट चल रहा था, क्यों किया था, और सबसे पहला अभिलेख कहाँ मिलता है सती प्रथा का, और ये समाज में क्या थे आंदोलन, क्यों स्टार्ट किए गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, कुरीतियाँ बढ़ रही थी इनके लिए। और ये यहाँ पे सुधार आंदोलन करता थे, कौन थे, किसने किया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सती प्रथा क्या होती है। सती प्रथा क्या होती है, जिसे ये एक ऐसी प्रथा थी जो अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी के साथ इसे चिता में बैठाकर उसको भी प्राण त्याग करा दिए जाते थे, उसकी वाइफ को। इसे ही सती प्रथा कहा जाता है, क्योंकि पहले ऐसे छोटे छोटे युद्ध होते थे, कोई भी जनजाति विद्रोह हो गया या फिर आपसी कोई विद्रोह होगा तो इसमें पति की मृत्यु ज़्यादा हो जाती थी। छोटी सी उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी, और फिर उसके बाद जब उनके पति की मृत्यु होती तो उसी के साथ ही उसी की चिता पर बैठाकर प्राण त्याग उसके करा दिए जाते थे। ठीक है, अब इसके सबसे पहला अगर आपको मिले, सबसे फर्स्ट साक्ष्य या अभिलेख कौन सा मिलता है, 1510 ईस्वी में एरण में मिलता है। और ये भानुगुप्त की वाइफ थी यहाँ पे। एरन का है, सागर जिला है, यहाँ पर सागर जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ ही 1510 इसमें भानुगुप्त की पत्नी थी। इसके ही सबसे पहले ये अभिलेख मिलता है एरन में। यहाँ से पता चला था कि सती प्रथा भी होती है, यानी कि पत्नी को पति की चिता पे बैठाकर प्राण त्याग करा दिए जाते थे उसके, यानी कि उसको भी उसी के साथ ही क्या कर दिया जाता, जला दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पे लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। कश्मीर में सिकंदर था, यहाँ पे जो सिकंदर का शासक चल रहा था, उसने क्या करा, कश्मीर में इस तरीके की जो प्रथा थी उसको बंद करवा दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके मुगल शासक थे, अकबर थे, जहांगीर थे, इन्होंने भी इस चीज़ को बंद करने का आदेश दे दिया कि इस तरीके से कोई भी प्रथा यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये महिलाओं के साथ एक उत्पीड़न है, उनके साथ शोषण है। इस तरीके से आप उनके जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अकबर ने और जहांगीर ने इस प्रथा को समाप्त करने का लिए आदेश दिया था, बंद करने के आदेश दिए थे, समाप्त नहीं हुआ था तब भी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे बांधा जाता है कि एक पुर्तगाली व्यक्ति भी आए थे, क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है। एक पुर्तगाली व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम क्या था, अलबुर्क, जो आपको पढ़ाए भी गए थे। ये अल्बुबर्ग था। इसी ने करा था किसको, सती प्रथा को बंद करने का आदेश दिया था। ठीक है, अकबर आपसे पूछेगा सबसे पहले साक्ष्य सती प्रथा की कहाँ मिली, 1510 में एरण में मिले, भानुगुप्त था, ये सागर जिला था, मध्य प्रदेश में मिलता है। उसके बाद कश्मीर में सिकंदर ने इसको बंद करवा दिया। उसके बाद पुर्तगाली जो व्यक्ति थे अल्ब्रुक, इसने सती प्रथा को बंद करने के आदेश दिए। उसके बाद भी ये चीज़ फिर भी चलती रही, बहुत सारी जनजातियाँ तो इसको यूज ही करती रही, नहीं बंद हुई। फिर बाद में क्या हुआ, आधुनिक काल स्टार्ट हुआ, वहाँ पे सामाजिक सुधार आंदोलन स्टार्ट हुए। और इन सामाजिक सुधार आंदोलन को स्टार्ट में जब किया तो ये कौन व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस था यहाँ पे। इन्होंने क्या किया कि भारत में इस तरह की जो प्रथाएं चल रही थी, जो कुरीतियाँ थी, जो परंपराएं चल रही थी, इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़कर यानी कि इसे रोकने का प्रयास किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे काल चल रहा था किसका,
सर विलियम बेंटिंक। इनका काल चल रहा था, सर विलियम बेंटिंक का एक काल चल रहा था। और 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध रूप से घोषित कर दिया गया था। कहाँ पे? जब इनका काल चल रहा था, सर विलियम बेंटिंक ये भारत की गवर्नर बने थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल। 1829 ईस्वी में एक्ट चल रहा था आपका 17 एक्ट। यहाँ पर आपका 17 एक्ट चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग इसे अवैध रूप से घोषित कर दिया गया और ये बाध्य कर दिया गया। बाध्य करने वालों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था कर दी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से किसी के साथ भी करेंगे या किसी महिला को सती करेंगे तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। इस तरीके का यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ समाज सुधारक भी थे जो ये नहीं चाहते थे कि इसके प्रति इतना जबरदस्त एक्ट बने। लोग चाहते थे इसे रोकना, लेकिन किसी ने भी एक्ट के या कानून के रूप में काम नहीं किया। लेकिन राजा मोहन राय ने कहा कि नहीं, ये एक अवैध रूप से घोषित किया जाएगा और अगर किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ये यहाँ पे बन गया था। उसके बाद से ये प्रथा काफ़ी हद तक रुक गई थी। ठीक है। इसीलिए राजा राम मोहन राय के लिए ये ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसका काल चल रहा था? सर विलियम बेंटिंक का यहाँ पे काल चल रहा था। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? बाल हत्या की समाप्ति की। किस तरीके से यहाँ पे बाल हत्याएं हो रही थी, ये भी एक कुरीतियाँ थी यहाँ पे कि लड़कियाँ जन्म लेती थी, जन्म लेने का उनको गलत समझा जाता था। चाहे वो राजपूत हो या फिर कोई भी बड़ी जनजाति हो, उनमें लड़कियों को जन्म लेना गलत समझते थे। और जिसके तहत ही जिस तरी जब जैसे ही उनका पैदा होते थे, जैसे वो पैदा होती थी, उन्हें समाप्त कर दिया जाता था, मार दिया जाता था बचपन में ही। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्ट बने, एक्ट के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे रोका गया। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे विधवा विवाह। विधवा विवाह भी इसी तरीके से थी कि अगर किसी का पति, पहले ऐसा होता था कि छोटे छोटे से युद्ध चलते रहते थे राजा महाराजाओं के बीच में। अब उसमें सैनिकों में बहुत सारे लोग जाएंगे, वहाँ पे महिलाएं तो नहीं जाती थी। महिलाओं का कम उम्र में शादी कर दिया जाता था और फिर उनके पति किसी युद्ध में जल्दी ही मर जाते थे, कहीं पे मरते थे तो या तो फिर वो सती कर दी जाती थी या फिर वो विधवा हो जाती थी और उनका पुनर्विवाह नहीं होता था। इस तरीके से कम उम्र में पूरी लाइफ इस तरीके से बिताना, तो लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे सामाजिक सुधार आंदोलन चलने थे, उन्होंने भी इस रूप में आगे परिवर्तन किया और विधवा विवाह पुनर्विवाह को भी स्टार्ट करा। यहाँ पे कुछ और भी थे, यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे आपको आंदोलन पढ़ेंगे। दास प्रथा आंदोलन था कि उसके पिता ने कुछ कर्ज लिया, फिर वो दास ही बन गया, उसका बेटा भी दास ही बन रहा है, उसका बेटा भी दास बन रहा है। 3-4 पीढ़ियाँ ऐसी थी कि उनका कर्ज ही नहीं निमटता था। ठीक है। तो इस तरीके से आप 2-4 और हैं यहाँ पे। ठीक है। आप उसे पढ़िएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को पूरी की पूरी हिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे डिटेल के साथ पढ़ा रहे हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो इस चीज़ को ज़रूर देखा कीजिएगा, तभी आप लोगों की समझ में आएगी। इतना है कि अगर आप इन्हें आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे, तो आपको अदर्स बुक की कोई भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।